नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको भारत में पैदा हो रहे उस खतरे के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकता है। यह खतरा पैदा भले ही भारत में हो रहा है, लेकिन इससे परेशान पाकिस्तान है। भारी बारिश की वजह से भारत को कई डैम खोलने पड़े हैं, जिससे पाकिस्तान में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और अब चेनाब का बढ़ता जलस्तर पाकिस्तान में सैलाब ला सकता है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था, जिसके बाद ही पाकिस्तान पानी के लिए परेशान है। कभी वो पानी की कमी से जूझता है, तो कभी इतना पानी हो जाता है कि उसे संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता है। और अब बारिश के मौसम में पाकिस्तान की असली परीक्षा होनी है, जब उसे एहसास होगा कि भारत को छेड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। इसके बाद आपको एक ऐसी खबर हम बताएंगे जो पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा, क्योंकि आज भारत की नौसेना को अत्याधुनिक जंगी जहाज INS तमाल मिल गया है। भारत ने इसे रूस की कंपनी की मदद से तैयार किया है। यह युद्धपोत दुश्मन के राडार की पकड़ में आए बिना उस पर हमला करने में सक्षम है। INS तमाल का मुख्य काम होगा भारत के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर की रक्षा करना। यानी जब दुश्मन इन पर हमला करने की साजिश करेगा, तब ये उन पर भीषण हमला करके हमारे बड़े युद्धपोतों को बचाएगा। और अंजना 2.0, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं दिल्ली में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर बताऊंगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी पेट्रोल गाड़ी 15 साल या डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी हो चुकी है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब ऐसे वाहन ना तो सड़कों पर चल सकते हैं, ना ही इन्हें ईंधन मिलेगा। और पकड़े जाने पर वाहन जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में 350 पेट्रोल पंपों पर पहरा बिठा दिया गया है और इनमें से 100 पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे की बात करेंगे। यह खतरा भारत के हमले का नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान को अभी भी यह डर सताता है कि पता नहीं भारत दोबारा कब हमला कर दे, लेकिन इस बार खतरा हमले का नहीं, बल्कि बाढ़ का है। आखिरकार वही हुआ जिसका पाकिस्तान को इतने दिनों से डर सता रहा था। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान की नदियों का पानी बंद कर दिया था। गर्मी भर पाकिस्तान को पानी नहीं मिला, वो रोता रहा। और अब बरसात के समय में जब भारत की नदियों में पानी जमा हो गया है, बढ़ गया है, तो अब डैम खोल दिए गए हैं, गेट्स खुल गए हैं। और खबर है कि इसकी वजह से पाकिस्तान की नदियों में जल स्तर काफी बढ़ गया है। और आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने हुए सलाल डैम की तस्वीरें हैं। इसका जिक्र बहुत हुआ है, ये उसकी तस्वीरें हैं। भारी बरसात की वजह से लबालब पानी भरा हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश की वजह से चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ओवरफ्लो हो रहा है और इसीलिए इस डैम के गेट खोल दिए गए हैं। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इसके बाद पानी नदी में बहुत तेज गति के साथ, एक वेग के साथ बह रहा है और पाकिस्तान की तरफ ये पानी आगे बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्हें सेफ्टी के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान को हमें कोई भी सूचना देने की जरूरत नहीं है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम का हमला हुआ था, तो उसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया था। अब आप संक्षेप में यह समझिए कि 1960 की संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, जबकि 3 पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है, यानी कि उसका अधिकार पाकिस्तान के पास है। लेकिन भारत ने जब यह संधि ही रद्द कर दी है, जिसके तहत अब भारत को पाकिस्तान के साथ डेटा शेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि पाकिस्तान को अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि नदी में पानी का स्तर कितना है या कितना बढ़ सकता है। इसका असली असर पाकिस्तान में अब देखने को मिलेगा, जब बरसात के सीजन में अचानक बाढ़ आएगी, जैसा कि अभी से नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है और यह जलस्तर डरा भी रहा है। पाकिस्तान बहुत रो रहा है, लगातार बातचीत करने की वो गुहार लगा रहा है, धमका भी रहा है, कोशिश तो कम से कम कर रहा है। और भारत ऐसा कैसे कर सकता है, ये लगातार कह रहा है कि पानी कैसे रोक सकता है। लेकिन भारत ने भी ये साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। अब ये खतरा तो बना ही रहेगा कि गर्मियों में पानी रोका जाएगा और बरसात में पानी छोड़ा जाएगा। आतंकी पाकिस्तान का यही इलाज है।
भारत से छोड़े गए पानी का असर पाकिस्तान में दिखना शुरू भी हो गया है। पाकिस्तान की नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब आप देखिए पाकिस्तान के मीडिया में क्या चल रहा है। इसीलिए पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत की डिमांड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह ध्यान तो तब रखना चाहिए था जब उसका जिहादी आर्मी चीफ पहलगाम का हमला प्लान कर रहा था। पाकिस्तान को यह ध्यान तब रखना चाहिए था जब उसके भेजे आतंकवादी पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर मार रहे थे। हिंदू महिलाओं के सामने उनके पति को मारा जा रहा था, बच्चों के सामने उनके पिता को गोली मारी जा रही थी। तब पाकिस्तान क्या कर रहा था? तब पाकिस्तान में जश्न मन रहा था। तब पाकिस्तानी इसे कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल का परिणाम बता रहे थे। लेकिन इसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह किए, पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकाने तबाह किए, तो इसके बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने पर आए और वो सीज फायर की टेबल पर आया। अब भारत पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सिंधु जल समझौते पर फंसा हुआ है। उसे पता है कि जब तक भारत ने यह समझौता रद्द किया हुआ है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। भारत आने वाले समय में इन नदियों को अपने पूरे कंट्रोल में लेगा और ज्यादा डैम्स का निर्माण करेगा। अभी तो इन नदियों पर बांधों की संख्या भी कम है, लेकिन अगर भारत ने और ज्यादा बांध बना दिए तो पाकिस्तान की मुश्किलें वाकई बढ़ जाएंगी। इसीलिए पाकिस्तान के नेता फिर से लड़ने मरने की धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पानी रोका तो फिर युद्ध होगा। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि आने वाले भविष्य में वो भारत के साथ युद्ध कर सकता है। इसी तरह से उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। इसीलिए वो युद्ध की बातें कर रहा है। कह रहा है कि अगर पानी रोका तो युद्ध होगा। युद्ध तो उसने करके देख लिया है। उसके आतंकी जनरल और प्रधानमंत्री दोनों ने यह देख लिया है कि भारत से युद्ध का नतीजा क्या होता है। सिर्फ 4 दिन में सरेंडर करना पड़ा था। हालांकि उसका नतीजा यह भी रहा कि दुनिया ने पाकिस्तान का आतंकी चरित्र भी देख लिया। भारत ने वैसे भी पूरी दुनिया में अपनी डेलीगेशन भेजकर यह बताया था कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकी मुल्क है, कैसे आतंकवाद को पाकिस्तान पालता है, पोसता है। और पाकिस्तान दुनिया में इसी आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। वो एक आतंकवाद का एक्सपोर्टर देश है। और अब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यह साफ कर दिया है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। भारत अब आतंकी घटना को युद्ध मानेगा और न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर भारत का जो जवाब होगा वो बड़ा सख्त होगा। इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल का भारत पर कोई भी असर नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को यह समझना है तो यही सही समय है, उसको समझ लेना चाहिए। 5 weeks ago, the United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. We have since seen that happen. What that response underlines is the larger significance of the message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts: no impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. पाकिस्तान कहां सुधर रहा है जब उसका खुद का आतंकी और जिहादी जनरल कश्मीर के आतंकवाद को जायज ठहराने की कोशिश करेगा, जब खुद उसका तथाकथित फील्ड मार्शल आतंकवादियों का महिमा मंडन करेगा, तो आतंकी क्या करेंगे? आतंकी भी तो उसकी जय जयकार करेंगे। और अब पाकिस्तान में बिल्कुल यही हो रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। लश्कर का यह हेडक्वार्टर पाकिस्तानी पंजाब के मुरीद के में था, जिसमें भारत की ब्रह्मोस ने अंदर जाकर जो तबाही मचाई थी कि लश्कर के कई आतंकी इसमें मारे गए थे। अब धीरे धीरे करके इन आतंकवादियों का दर्द सामने आ रहा है, ये उजागर हो रहा है। भारत के इन हमलों के बाद पाकिस्तान में हर रोज आतंकवादियों की सभाएं हो रहे हैं, वहां पर भीड़ एकत्रित किए जा रहे हैं। इन आतंकवादी सभाओं में भारत के खिलाफ एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। भारत में आतंकवाद को बढ़ाने की कस्में खाई जा रही हैं, भारत में जिहाद फैलाने के वादे लिए जा रहे हैं। और ऐसे ही एक सभा में लश्कर के आतंकवादियों ने राम मंदिर को लेकर धमकी दी है। राम मंदिर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की टिप्पणी है और राम मंदिर इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की आंखों में इतना चुभता है
कि वो उस पर हमले की योजना बना रहे हैं। इस भव्य और दिव्य राम मंदिर को पाकिस्तानी आतंकी देख नहीं पा रहे, इसीलिए वो अपने जिहादी सरगना आसिम मुन्नीर से गुहार लगा रहे हैं कि अगली बार भारत से युद्ध हो तो हमला राम मंदिर पर करना। यही पाकिस्तान की हकीकत है। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है और ये जो एक एक बयान सामने आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के इस आतंकी चरित्र को और ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया को अब समझना भी होगा। भारत ने तो दुनिया को यह भी बता दिया है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम पर जो हमला किया था, वो भारत की अर्थव्यवस्था को झटका पहुंचाने के लिए किया गया था। पाकिस्तान यही चाहता था कि दुनिया में तेजी से भारत की जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, एक रफ्तार से बढ़ रही है, वो रुक जाए। इसीलिए वो भारत को युद्ध में उलझाना चाहता था और यही तो भारत दुनिया को बता रहा है। लेकिन दुनिया को भी यह समझना होगा कि पाकिस्तान को वो आतंक का स्पॉन्सर माने। पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, खासतौर पर अमेरिका, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने राष्ट्रपति के साथ लंच करवाता है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ग्रेट नेशन की बात कर चुके हैं कि वो ग्रेट नेशन है, लेकिन क्या है? नहीं, वो एक आतंकी देश है जो आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में ये जरूर पता चला कि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, लेकिन खासतौर पर अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ अपना दोहरा रवैया छोड़ना होगा, तभी दुनिया में शांति की तरफ ये पूरा विश्व आगे बढ़ सकता है। I think in many ways the Pahalgam terrorist attack on April 22nd, this sentiment in India that look, enough is enough, that we are, because you know the Pahalgam was meant, I mean it was an act of economic warfare. It was meant to destroy tourism in Kashmir, which was the mainstay of the economy. It was also meant to provoke religious violence because people were asked to identify their faith before they were killed. So we decided that, you know, we cannot let terrorists function with impunity. The idea that they're on that side of the border and that therefore prevents retribution, I think is a proposition that needs to be challenged, and that is what we did. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत में पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन हैं जिसे खुद अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी जो है उन्हें सैंक्शन लिस्ट में डाल रखा है। यूएन में भी मदद की है अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर, चाहे हाफिज सईद हों चाहे मसूद अजहर हों, ऐसे आतंकियों को बैन करवाने के लिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जी जो हैं वो आमंत्रित करते हैं पाकिस्तानी आर्मी जनरल को, क्योंकि पाकिस्तानी की सेना का खुला समर्थन रहा है इन आतंकवादियों के खिलाफ। तो फिर ऐसे में ये मैसेज जाता है कि अमेरिका एक दोहरी नीति रखता है। तो आप इस सवाल को किस तरीके से कहेंगी कि ये जो दोहरी नीति का इंप्रेशन जा रहा है अमेरिका को लेकर? मैं नहीं कहूंगी कि दोहरी नीति है। हम जरूर आतंकवादी के खिलाफ सहयोग करना चाहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन जैसे मैंने कहा, आने वाले घोषणा से पहले मैं उसके कंटेंट्स के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। अब बात पाकिस्तान की, जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। उसका कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इस 1 महीने के कार्यकाल के दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर परेशान कर सकता है और अपना नैरेटिव चलाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। अब ऐसे कदमों की विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के क्या अधिकार हैं और वो क्या कर सकता है। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि नॉन परमानेंट सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं होती है। वीटो पावर सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों के पास होती है। अधिकारों की बात करें तो नॉन परमानेंट सदस्यों के पास सारे विषयों में वोटिंग का अधिकार होता है। यूएनएससी के किसी भी फैसले के लिए 9 वोट चाहिए, जिसमें से सभी P5 सदस्यों यानी स्थायी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, यानी उनका वीटो नहीं होना चाहिए। जिस देश के पास यूएनएससी की अध्यक्षता होती है वो एजेंडा सेट करता है, मीटिंग्स बुला सकता है, डिस्कशन करवा सकता है। पाकिस्तान को यह चेयर एक ऐसे समय पर मिली है जिसमें वो अपना कद और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का नया भाव बढ़ा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल के नॉमिनेट करने के बाद पाकिस्तान पहले से ही अपने रिश्ते अमेरिका के साथ सुधार रहा है। यूएनएससी का अध्यक्ष बनने के बाद उसके पास अपनी इमेज सुधारने का भी मौका है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी तो भारत के खिलाफ ही होती है। इसीलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इस 1 महीने के कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाए कि भारत को डिप्लोमेटिकली समस्या हो। पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर सकता है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब नया पैंतरा अपनाया है। वो अब अपने मुल्क में होने वाली किसी भी आतंकी घटना के लिए भारत को जिम्मेदार बताता है। तो उसकी ये पूरी कोशिश होगी कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर डिस्कशन करवाएगा और फिर खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताएगा। पाकिस्तान बलोचिस्तान का, जाफर एक्सप्रेस का या खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले आतंकी हमलों का उदाहरण दे सकता है और आरोप भारत पर लगा सकता है। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पूरी कोशिश यही है कि वो कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। इसीलिए आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेशन विदेश भेजा था और इस डेलीगेशन की पूरी कोशिश यही थी कि वो कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करे। इस बार जब पाकिस्तान के हाथ में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी आई है तो फिर से उसकी यही कोशिश रहेगी। पाकिस्तान लंबे वक्त से पेंडिंग पड़े हुए विवादों को सुलझाने के लिए एक सेशन बुला सकता है और इसी सेशन में वो कश्मीर और इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी उठा सकता है। इसी बहाने पाकिस्तान कश्मीर पर अपना एजेंडा चला सकता है। वो कह सकता है कि कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा है, इसी वजह से वहां पहलगाम का हमला हुआ। इसी बहाने पाकिस्तान को गाजा के नाम पर भी अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगले 1 महीने के लिए यूएनएससी में भारत की डिप्लोमेसी की असली परीक्षा होगी। भारत इस काउंसिल में अंदर नहीं, बाहर है। भारत की पूरी कोशिश ये रहेगी कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी ऐसे रेजोल्यूशन लाए जाएं जो भारत की डिप्लोमेसी के खिलाफ हों, उन्हें रुकवाया जाए। भारत इसके लिए परमानेंट सदस्यों से बात कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान इस 1 महीने की प्रेसिडेंसी के दौरान जो भी आरोप भारत पर लगाएगा, उनका काउंटर भी करना होगा। हमारी अगली खबर भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा देगी। भारतीय नौसेना को आज उसका सबसे आधुनिक और ताकतवर जंगी जहाज आईएनएस तमाल मिल गया है। आईएनएस तमाल रशिया से मिला हुआ युद्धपोत है जिसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। आईएनएस तमाल स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला युद्धपोत है, यानी कि यह जंगी जहाज दुश्मन के राडार के पकड़ में आए बिना उस पर हमला करने में सक्षम है, बहुत पावरफुल है। आज रूस के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना को यह सौंपा गया है और इसको लाने के लिए भारतीय नौसेना के 250 से ज्यादा नौसैनिकों के कमीशनिंग टीम को 4 महीने पहले रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में तैनात कर दिया गया था। लगभग 3 महीने तक आईएनएस तमाल की टेस्टिंग की गई और इसमें शामिल हथियारों, सिस्टम्स, राडार, सेंसर्स और स्टील्थ टेक्निक से जुड़े हुए उपकरणों की जांच की गई। आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना के विशेषज्ञों और रशिया के शिप डिजाइन करने वाले कंपनी सेवर्नो डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। भारतीय नौसेना को मिले हुए इस जंगी जहाज में लगभग 26% हिस्सा भारतीय है, यानी कि यह स्वदेशी है। भारत ने रशियन कंपनी की मदद से इसे अपने हिसाब से तैयार करवाया है। आईएनएस तमाल के शामिल होने से भारतीय नौसेना की शक्ति में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। आईएनएस तमाल एक फ्रिगेट है, यानी कि जंगी जहाज है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस जंगी जहाज का मुख्य काम क्या रहने वाला है, तो आईएनएस तमाल का मुख्य काम होगा भारत के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। यानी कि जब दुश्मन इन पर हमला करने की कोशिश करेगा या साजिश करेगा, तब ये उन पर भीषण हमला करके हमारे बड़े बड़े युद्धपोतों को बचाएगा। अब हम आपको अपनी बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि नौसेना का जंगी जहाज आईएनएस तमाल आखिर काम क्या क्या करने वाला है। तो जब भी समंदर में कोई बड़ा युद्धपोत उतरता है तो उसके साथ जो है कई जंगी जहाजों का जो बेड़ा है वो भी चलता है। आप मान लीजिए कि भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतारा। तो अब ये देखिए, ये फ्रिगेट है आईएनएस तमाल। ये कैसे, देखिए डिस्ट्रॉयर है जो साथ साथ में घूम रही है और हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये डिस्ट्रॉयर जो इर्द गिर्द रक्षा कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी फ्रिगेट है। तो मान लीजिए कि विक्रांत को समंदर में उतारा गया, दुश्मन को हराने के लिए उसको उतारा गया। ऐसी स्थिति में समंदर में केवल आईएनएस विक्रांत नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे जो जंगी जहाज हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल चारों तरफ से इसकी सिक्योरिटी के लिए। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में 4 डिस्ट्रॉयर रहने वाले हैं। जो डिस्ट्रॉयर हम आपको बता रहे हैं कि साथ साथ में डिस्ट्रॉयर हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं और इसमें 4 फ्रिगेट चलते हैं।
4 डिस्ट्रॉयर आईएनएस विक्रांत के अगल बगल में चलेंगे और इसके आसपास में 4 फ्रिगेट भी कुछ इस तरह से चलेंगे। ये आईएनएस विक्रांत को एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट दोनों ही जंगी जहाज होते हैं, लेकिन इनमें अंतर सिर्फ इतना यह है कि डिस्ट्रॉयर बड़े युद्धपोतों को कहा जाता है और हमले की स्थिति में डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट सबसे पहले दुश्मन पर अटैक करते हैं और दुश्मन के हमलों से एयरक्राफ्ट कैरियर को इनका काम होता है कि ये बचाते हैं। और राजीव, अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईएनएस तमाल को अरब सागर और हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। ये युद्धपोत पश्चिमी नेवल कमांड के हिस्से में होगा, यानी ये पाकिस्तान से लगती भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करेगा। इसकी खासियत जानकर पाकिस्तानी नौसेना परेशान हो जाएगी। आईएनएस तमाल समंदर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। आईएनएस तमाल में 450 किलोमीटर तक हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें होती हैं। दुश्मन पर हमला करने के लिए इसमें AK-630 गन लगी है जो 5000 राउंड प्रति मिनट से गोलियां चलाती है। इसके अलावा इसमें 100 mm की नौसैनिक तोप भी लगी है जिससे हर मिनट 80 राउंड फायर किए जा सकते हैं। आईएनएस तमाल में एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा है जो दुश्मन के मिसाइल और फाइटर जेट हमलों को रोक सकता है। इस युद्धपोत में समंदर की गहराई मौजूद दुश्मन की सबमरीन को ट्रैक करने वाले अत्याधुनिक सोनार सिस्टम और हमला करने के लिए टॉर्पीडो भी है। ये भारतीय नौसेना की शक्ति है और इस वीडियो को भारतीय नौसेना ने ही जारी किया है। भारतीय नौसेना आईएनएस तमाल रशिया के साथ हुए एक डील के तहत मिला है और इसकी कीमत लगभग 4000 करोड़ रुपए है। भारत ने वर्ष 2016 में रशिया के साथ 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी, जिसके तहत रशिया हमें क्रिवा क्लास 3 के 4 फ्रिगेट्स दे रहा है। अभी तक भारत को आईएनएस तुशिल और आईएनएस तमाल के तौर पर 2 फ्रिगेट्स मिल चुके हैं। बाकी बचे हुए 2 फ्रिगेट्स आईएनएस त्रिपुट और आईएनएस तवस्या गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 13,000 करोड़ रुपए है और ये दोनों ही साल 2026 तक भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे, यानी कि भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ा देंगे। भले ही हमने आईएनएस तमाल को रशिया से खरीदा हो, लेकिन आने वाले समय में भारत युद्धपोत के खरीदार से युद्धपोतों का निर्माता बना जाएगा। फिलहाल नौसेना के 50 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत भारतीय शिपयार्ड में बन रहे हैं। भारत को पाकिस्तान और चीन से सबसे ज्यादा खतरा है और युद्धपोतों के मामले में चीन हमसे आगे है। इसी वजह से भारत अपनी नौसैनिक शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। और अब हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में अब एक नई चर्चा जिससे शुरू हो गई, एक नई बहस इसने छेड़ दी है। क्या चम्मच, छुरी और कांटे से खाने वाले लोग सभ्य हैं और हाथ से खाना खाने वाले लोग असभ्य हैं और उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि पिछड़े देशों में चले जाना चाहिए? न्यूयॉर्क से मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ से चावल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम साथ साथ में आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो को आप भी देखिए। इस वीडियो को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने उन पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसको रेसिज्म के तौर पर देखा जा रहा है। ये उनकी टिप्पणी आपको बताते हैं। हाथ से खाना खाने की परंपरा को देखकर अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद ब्रेंडन गिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अमेरिका में सभ्य लोग इस तरह से खाना नहीं खाते हैं। अगर आप पश्चिमी तौर तरीके नहीं अपना सकते तो अपने पिछड़े देश वापस चले जाइए। पिछड़े देश, इस शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। ट्रंप की पार्टी के सांसद ब्रेंडन गिल की इस पोस्ट ने पूरी दुनिया में हाथ से खाना खाने और चम्मच, कांटे और छुरी से खाना खाने को लेकर एक जंग छेड़ दी, एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और आज हम आपको हाथ से खाना खाने की परंपरा के विषय में ऐसी जानकारी देंगे। आज अमेरिका जैसा देश भी इसे अपना रहा है, ऐसी जानकारी होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको हाथ से खाना खाने वाले देशों के, पिछड़े देशों के नागरिक और असभ्य मानने वालों से कुछ हम सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप बर्गर, क्या आप पिज्जा को चम्मच, कांटे या छुरी से खाते हैं या फिर हाथ से खाते हैं? क्या आप पैकेट में मिलने वाले चिप्स को हाथ से खाते हैं या फिर चॉपस्टिक से या चम्मच का आप उसमें इस्तेमाल करते हैं खाते समय? क्या आप टाकोस, रोल्स, फ्रेंच फ्राइज या फ्राइड चिकन चम्मच से खाते हैं या फिर हाथ से? ये सवाल है। आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि ये आप क्या कह रहे हैं, इन सबको तो हाथ से खाया जाता है, सारी चीजें हाथ से खाई जाती हैं, इनको चम्मच, फोक या नाइफ या फिर चॉपस्टिक से खाना असुविधाजनक है। स्वाभाविक है, यही आपका रिएक्शन होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में लोग हर दिन 70 करोड़ बर्गर खा जाते हैं और ये लोग हाथ से ही बर्गर खाते हैं, इन्हीं हाथों का प्रयोग करते हैं।
क्योंकि अमेरिका के लोगों के लिए बर्गर उनके रोजाना खान पान का हिस्सा है। मान लीजिए आप जैसे दाल चावल भारत में खाते हैं, उसी तरह वहां पर रोजाना खान पान का हिस्सा है बर्गर खाना, और इसे हाथ से ही खाया जा सकता है। बर्गर बनाने वाली कई मशहूर बड़े बड़े विज्ञापनों में भी हाथों से ही लोगों के बर्गर खाते हुए तस्वीरें लगाई जाती हैं। हम वो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका में पिज्जा बनाने वाली कंपनीज की ही बात करें, उनके विज्ञापनों को अगर आप देख लें तो वहां भी हाथों से पिज्जा खाते हुए मॉडल्स की तस्वीरें लगाकर ग्राहकों को अपने ब्रांड की ओर खींचा जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका में बर्गर को हाथों से ही खाने का ट्रेंड है। अमेरिका की एक मशहूर फास्ट फूड कंपनी KFC की टैगलाइन है, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। यह टैगलाइन बताते हैं कि अमेरिका में फ्राइड चिकन खाने वाले लोग उंगलियां चाट जाते हैं, और इसी वजह से इस कंपनी ने इतनी कैची टैगलाइन बनाई है। आप सोचिए कि अमेरिका में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उंगलियां चाटना असभ्य माना जाता है, लेकिन फ्राइड चिकन, चिप्स, बर्गर, पिज्जा वगैरह खाकर उंगलियां चाटना गलत नहीं है और दूसरे देशों पर टिप्पणी होती है। हाथ से खाना खाने वाले देशों के लोग पिछड़ा देश कहते हैं, और पिछड़ा देश का नागरिक मानने वाले अमेरिकी सांसद ब्रैंडन गिल को हम कुछ तस्वीरें जरूर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हैं। आप देख सकते हैं कि वो अपने हाथों से पिज्जा खा रहे हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछड़े देश के राष्ट्रपति हैं? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। अब हम आपको हाथ से खाना खाने के वो फायदे बताने जा रहे हैं जो कि हजारों साल पहले आयुर्वेद में बताए गए थे, और पूरी दुनिया भी अब इसको मानती है। भारत में पुरातन काल से ही हाथ से खाना खाने की परंपरा है। आयुर्वेद कहता है कि हाथ से खाना खाने की प्रक्रिया में शरीर की 5 इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं। अब इससे होता क्या है? इससे हमारा पाचन तंत्र बेहतर हो जाता है। भोजन करने में हमारे 5 ही इंद्रियां काम करती हैं। भोजन को देखना, उसकी सुगंध लेना, महसूस करना, उसका स्वाद लेना, उसका स्पर्श, उसको छूना, और उसको खाते समय आने वाली आवाज, इस भोजन के लिए शरीर के पाचन तंत्र को तैयार करता है। हाथ से खाना खाने की जो परंपरा है पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अपनाते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यताओं में इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, और इनके मुताबिक खाने पीने की चीजों के स्पर्श का शरीर पर असर होता है। हमारी बॉडी उसको लेकर रिएक्ट करती है, और इसीलिए अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक हाथों से ही खाना खाने की परंपरा रही है। आयुर्वेद में हाथ से खाना खाने को ही सही तरीका माना गया है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे हाथों की उंगलियां भोजन करने के उपकरण हैं, और ये 5 महाभूतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, जो शरीर की पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर वायु का प्रतिनिधित्व करती है, जो शरीर में होने वाले संचार को नियंत्रित करती है। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर आकाश का प्रतिनिधित्व करती है, जो शरीर में संतुलन को नियंत्रित करती है। अनामिका यानी रिंग फिंगर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, जो शरीर की मजबूती को नियंत्रित करती है। कनिष्ठा यानी लिटिल फिंगर जल का प्रतिनिधित्व करती है, जो शरीर के तरल पदार्थों में संतुलन लाती है। जब आप अपने हाथों से खाते हैं तो हम केवल अपनी पुरानी परंपराओं का ही पालन नहीं करते, बल्कि हम 5 महाभूतों के साथ शरीर को जोड़ते हैं, जिससे भोजन की सकारात्मक ऊर्जा शरीर के साथ जुड़ जाती है, और इससे भोजन की पौष्टिकता पूरे शरीर को मिलती है। हाथ से खाना खाने पर हम उसे महसूस करते हैं, जिससे शरीर पर भोजन से पौष्टिकता लाने के लिए जो शरीर है वो तैयार हो जाता है। लेकिन हाथों से भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप गंदे हाथों से खाना खाएं। हाथों से भोजन करने से पहले आपको हाथों को अच्छे तरीके से धोना है। हाथों का धुला होना जरूरी है। गंदे हाथों से अगर आप खाना खाएंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंदे चम्मच से, गंदी छुरी से या गंदे कांटे से आप खाना खा रहे हैं। दिल्ली की हवा में दम घुटता है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण इसकी बड़ी वजहों में से एक है। ऐसे में दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए आज से एक नई शुरुआत हुई है। दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को आज से फ्यूल मिलना बंद हो गया। दिल्ली के 350 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए गए हैं। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों के पहुंचते ही कैमरे से नंबर स्कैन होता है, फिर गाड़ियों का वाहन पोर्टल से मिलान होता है। अगर गाड़ी तय उम्र से ज्यादा की है तो पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। साथ ही 10,000 रुपए का चालान काटकर गाड़ी को जब्त कर लिए जाने का प्रावधान है। 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए जुर्माना है।
इस नियम को लागू करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस और एमसीडी की टीमें तैनात की गई हैं। वायु प्रदूषण घटाने वाले इस नए कदम के कई तरह के फायदों की बात कही जा रही है। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन से 70% जहरीला धुआं और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन से 25% जहरीला धुआं घटने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर लागू हुए इस नए नियम से दिल्ली की 62 लाख गाड़ियों पर इसका असर पड़ रहा है। 62 लाख की संख्या है और यानी देश की राजधानी होने की वजह से यहां पर आसपास के राज्यों से भी लगातार वाहन आते हैं। यहां पर आने वाली हरियाणा की 27.5 लाख गाड़ियां, यूपी की 13 लाख गाड़ियां और राजस्थान की 6,20,000 गाड़ियां, यानी कि कुल मिलाकर यह आंकड़ा 1,08,00,000 गाड़ियों का पहुंच जाता है। इन पर इसका असर पड़ रहा है, यानी कि इस फैसले का एक बहुत बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। वाहन मालिकों की जेब पर इसका बोझ पड़ेगा, लेकिन दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू यह है कि नए नियम की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में 18 से 20% बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल मिलने के नए नियम और फायदे आप जान गए, लेकिन एक बात सोचने की है। दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर पहले से रोक है। फिर यह नया नियम लागू करने की जरूरत क्यों है? जनवरी 2024 में दिल्ली सरकार ने एक अदालत को बताया था कि 2023 में 90% से ज्यादा प्रदूषण के चालान पेंडिंग है, यानी बड़े पैमाने पर लोग प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां चलाते रहते हैं और चालान की परवाह नहीं करते हैं। नया नियम इसी लूप होल को भरने के लिए लाया गया है। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को चलाने से रोकने की बड़ी पहल हुई है। एक बहुत बड़ा प्रयास इसे माना जा रहा है प्रदूषण घटाने की ओर। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित कैपिटल सिटी थी। रिपोर्ट में 20% शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं और इसीलिए राजधानी दिल्ली का आज से लागू हुआ यह कदम एक बहुत बड़ी पहल है। लेकिन नया नियम लागू होने के पहले दिन आखिर क्या हुआ, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आपने कब गाड़ी खरीदी है और इस रूल को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ये दिसंबर 2011 में खरीदी थी गाड़ी मैंने, तो अभी ये रूल को देख के टेंशन है। दिल में ऐसे ऐसे करता है क्योंकि ये बहुत कम टाइम है। ये कम से कम 20 साल का होना चाहिए पेट्रोल का, सीएनजी और पेट्रोल का, और उसका 15 का होना चाहिए। क्योंकि आदमी अपने पूरी कमाई इसमें लगा देता है। इतने बड़े आदमी तो है नहीं हम, मुश्किल से ये गाड़ी मैनेज किया है, इसको फिर कबाड़े में कैसे देंगे हम? अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे इतना लोड है ट्रैफिक का। यही कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें कुछ रिड्यूस आएगा, अदरवाइज तो लोग मानते गए। भैया प्रैक्टिकल लाइफ है, ये तो हर आदमी ये सोचता है कि चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। ये तो एक तानाशाह वाला रूल है। इस अगर सोचें तो 10 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप उसको मेंटेन ढंग से रखो तो उस गाड़ी का कुछ नहीं होता। अगर आप अब्रॉड की पॉलिसी देखते हैं तो 20, 25, 30 साल ही पुरानी गाड़ियां भी चल रही है। ये जो ANPR कैमरे हैं, इसकी मदद से जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, जो वाहन आ रहे हैं, उन्हें डिटेक्ट किया जाए। अगर वो पुराने हैं तो तुरंत ही उन्हें कैच किया जाए और उन्हें स्क्रैपिंग में फिर भेज दिया जाए। वैसे तो ये एक्सरसाइज बहुत पहले से चल रही है और प्रतिदिन दिल्ली पुलिस 100 गाड़ियां लगभग सीज करती थी। लेकिन आज से जो नई पॉलिसी आई है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों को, जो 10 से और 15 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उस क्रम में आज 16 गाड़ियों को सीज किया गया। बदलाव ये है कि लोगों में जागरूकता आएगी पोल्यूशन के लिए। और अगर वो 10 साल जो पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं नहीं आएंगी रोड पर, और ऐसी पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं आएंगी, तो मैं समझता हूँ कि जो है वातावरण में फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा कोई और उनके पास रास्ता नहीं है, या फिर अपने वाहन छोड़ देंगे, मेट्रो से आएंगे, यही हो सकता है। वैसे भी पूरे अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के नए कानून पर बड़ा घमासान मचा हुआ है और ट्रंप ने दुनिया में अपने टैरिफ से हंगामा मचाया हुआ है। इसी के बाद
भारत और अमेरिका के बीच में नए सिरे से ट्रेड डील फाइनल हो रही है, लेकिन अब पता चला है कि ट्रेड डील डेयरी और कृषि के क्षेत्र में अटकी हुई है। यह वार्ता जून के अंत से वॉशिंगटन में जारी है और अब इसका छठा दिन है, लेकिन अभी तक किसी ठोस सहमति की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में रियायत दे। अमेरिका की ओर से डेयरी उत्पादों पर टैरिफ में छूट देने की मांग को भारत ने खारिज कर दिया है। इस क्षेत्र से भारत में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जिसमें अधिकतर छोटे किसान शामिल हैं, और इसीलिए भारत का मानना है कि डेयरी पर भारत कोई भी रियायत नहीं दे सकता है। यह हमारी रेड लाइन है। सरकार का मानना है कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में छूट देना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। भारत का प्रतिनिधि मंडल तो पहले से ही अमेरिका में है और ट्रेड डील को फाइनल कर भी रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका में हैं और अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से कूटनीतिक बैठक के दौरान मुलाकात करने वाले हैं। यह मुलाकात भी व्यापार वार्ता में गतिरोध को तोड़ने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और अमेरिकी ट्रेड डील की डेडलाइन 9 जुलाई की है और उससे पहले दोनों ही देशों को इसे पूरा भी करना है। अगर ये बातचीत फेल हो गई तो अमेरिका फिर से भारत पर 26% का टैरिफ लागू कर सकता है। अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारतीय उत्पादों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था उसे 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन 10% का मूल टैरिफ अब भी लागू है। भारत चाहता है कि इस अतिरिक्त शुल्क से स्थायी छूट मिले ताकि निर्यात में किसी तरह की कोई भी बाधा ना आए। अभी दोनों ही देशों के बीच में कुल व्यापार 118 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर्स का है, जबकि इसे 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि यदि कृषि और डेयरी जैसे विवादित विषयों पर समझौता नहीं हुआ तो यह लक्ष्य मुश्किल हो सकता है, यह टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता। भारत का कहना है कि वो अपने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कीमत पर कोई भी विदेशी दबाव स्वीकार नहीं करेगा। अब आपको बताएंगे कि योग के बाद कट्टरपंथियों को जुम्बा से क्या दिक्कत है और क्या स्कूलों में डांस बेस्ड फिटनेस वर्कआउट से किसी धर्म को खतरा हो सकता है। इस वक्त देश के सबसे साक्षर राज्यों में से एक केरल के स्कूलों में जुम्बा को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कुछ दिन पहले केरल सरकार ने स्कूलों में जुम्बा क्लासेस की शुरुआत की थी। ये प्रोग्राम सरकार के नशा विरोधी अभियान का एक हिस्सा है, लेकिन सरकार का ये प्रयोग कुछ मुस्लिम संगठनों को पसंद नहीं आ रहा है और वो इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि लड़के लड़कियों का एक साथ नाचना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनका आरोप है कि कम कपड़ों में इस तरह का डांस स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई लोगों का कहना है कि उनके बच्चे इन सेशंस में हिस्सा नहीं लेंगे। समस्ता नाम के एक मुस्लिम संगठन का कहना है कि जुम्बा कम कपड़ों में किया जाने वाला डांस है, इसे स्कूलों में लागू करना आपत्तिजनक है। सरकार स्कूलों पर अश्लीलता थोप रही है, लेकिन सरकार ने मुस्लिम संगठनों के विरोध को खारिज कर दिया है। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने सोशल मीडिया पर हिजाब पहने छात्राओं का जुम्बा करते हुए वीडियो शेयर किया और विरोध करने वालों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बच्चों को खेलते, हंसते और मस्ती करते हुए बड़ा होने दो। उन्होंने कपड़ों को लेकर आपत्ति पर कहा कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही जुम्बा कर रहे हैं। इस तरह के विरोध से सांप्रदायिकता फैलेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष एक साथ है। वो मुस्लिम संगठनों के विरोध को दरकिनार कर रहा है। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने कहा कि शिक्षा विभाग का काम फतवे से नहीं होगा। उन्होंने पूछा कि क्या मदरसा तय करेगा कि स्कूल की टाइमिंग क्या होगी। The fatwas issued by some religious organizations should not be the criteria for the state government's education department to take a decision for or against anything. So the government should take it into consideration, the views of the general public, the views and the welfare of the students before taking such a decision. हमारे देश में बहुत से लोग जुम्बा करते हैं, इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुम्बा कहां से आया है? फिटनेस वर्कआउट डांस जुम्बा आज पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। इस विद्या में डांस और एरोबिक्स से एक साथ किया जाता है। लोग शरीर को फिट रखने के लिए, वजन कम करने के लिए और मजेदार तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए जुम्बा करते हैं। इसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। माना जाता है कि
एक बार जो है कोलंबिया के डांस इंस्ट्रक्टर अल्बर्टो बेटो पेरेस एक दिन अपनी एरोबिक क्लास में म्यूजिक टेप लाना भूल गए। तो उस दिन उन्होंने लैटिन म्यूजिक टेप का इस्तेमाल किया, तो उनकी कार में जो ये पड़ा हुआ था और इसके साथ उन्होंने फिर डांस और एक्सरसाइज को मिलाकर एक नया डांस फॉर्म विकसित कर दिया, जिसे बाद में जुम्बा कहा गया। अब आपको बताते हैं कि विदेशों में रह रहे भारत के लोग किस तरह भारत के खजाने को भर रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार, करीबी या परिचित विदेश में रहता हो और आपने ये जरूर सोचा होगा कि विदेशों में रहने वाले भारत के लोग वहां कितना कमाते हैं। आज हम इसी कमाई का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत दुनिया का रेमिटेंस चैंपियन बन गया है, यानी विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने जमकर पैसा यहां भेजा है। इसका खुलासा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से हुआ है। पिछले एक दशक में विदेशों से भारत में आने वाला पैसा लगभग 2 गुना हो गया है। साल 2014-15 में जहां ये 5,95,000 करोड़ रुपए थी, वहीं 2024-25 में ये पैसा बढ़कर 11,70,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी प्रवासी भारतीयों की तरफ से भेजे गए पैसे में पिछले 10 साल में 94.21% की वृद्धि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2001 से भारत रेमिटेंस पाने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है। रेमिटेंस उस पैसे को कहते हैं जिसे विदेशों में रहने वाले लोग अपने घर वालों को भेजते हैं और ये पैसा उस देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान निभाता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि सबसे ज्यादा पैसा किस देश में रह रहे भारतीय भेजते हैं। साल 2023 से 24 में सबसे ज्यादा 27.7% पैसा अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भेजा। उसके बाद यूएई से 19.2%, ब्रिटेन से 10.8% और सऊदी अरब से 6.7% पैसा भारत आया। इस पैसे का सबसे ज्यादा फायदा उन राज्यों को मिलता है जिन राज्यों के लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं और इस मामले में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे हैं। साल 2023-24 में 20.5% पैसा महाराष्ट्र में आया। इसके बाद केरल को 19.7%, तमिलनाडु को लगभग 10.5%, तेलंगाना को लगभग 8.1%, कर्नाटक को 7.7% पैसा मिला जो विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भेजा। विदेशों से आने वाला ये पैसा किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करने का एक प्रमुख जरिया है और इस मामले में विदेशों में रह रहे भारतीय एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस दुनिया में रिश्ते निभाने के बड़े गजब रास्ते हैं। लोग अपनों को छोड़कर अपने तलाशते हैं। नमस्कार।